दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी के सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास। इससे पहले हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का इतिहास समाप्त कर दिया है, जिसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है आखिर वो कैसे हुआ, किस तरीके से यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आइए हम देखते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यूरोप का है, ठीक है। वहाँ राष्ट्रवाद के उदय के ऊपर ये तस्वीर बनाई गई है, वही दिखा रहा है। देखिए आगे। आइए शुरू करते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक शारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। ये वाली चित्र देखने को कह रहा है। देखिए, ये जो चित्र है, ये इन्होंने अपनी इमेजिनेशन द्वारा बनाया, कल्पना के द्वारा इस चित्र को उन्होंने बनाया है, ठीक है। उनके हिसाब से लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो साम्राज्य होता है उसका उन्होंने स्वप्न देखा और उस स्वप्न को तस्वीर के माध्यम से उतार दिया। आगे देखिए। चित्र 1 में आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो दिखाए गए हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें लगभग सभी उम्र के लोग हैं, ठीक है। यही कहने की कोशिश कर रहा है ये। आगे देखिए और क्या है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा का वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। शारियू के कल्पना आदर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। देखिए, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। चलिए एक बार तस्वीर पे चलते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं कितनी लंबी कतार में इस तरीके से लगे हुए हैं और उनके एक हाथ में ये देखिए तिरंगा है और उनके जो दूसरे हाथ में है वो उनके घोषणा पत्र है, यानी जो मनुष्यों के क्या कह रहे हैं, यानी जो जनता को मूल अधिकार दिए जाते हैं उसका घोषणा पत्र है, ठीक है। इनके पहनावे से आप पहचान सकते हैं। ये देखिए भारत का झंडा। इनके पहनावे से आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग अलग अलग देशों से हैं और इनका जो नेतृत्व है वो अमेरिका कर रहा है और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड थे, ये लोग एक लोकतांत्रिक देश बन चुके थे, ठीक है। आगे देखिए। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पे अपनी नज़र जमाए हुए हैं। देखिए, कहने का मतलब यह है, यहाँ देखिए अलग अलग देशों के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर ये देखिए, ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ दिया है कि ऊपर से ईसा मसीह देख रहे हैं और अनेक देवी देवता जो बोलते हैं या साधु संत जो भी समझ लीजिए, वो लोग इस नज़ारे को ऊपर से देख रहे हैं, इस पे नज़र जमाए हुए हैं। यही बात कह रहा है कि मतलब
जब उसने ये पेंटिंग बनाई थी उस समय तो यार जर्मनी में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, राजतंत्र था। उससे पहले ही उन्होंने ये तस्वीर बना दी थी। देखिए, इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास था। यह विरासत की भावना थी, ये भी समझ सकते हैं आप। देखिए, साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जो मतलब जनता और राजा मिलके जो राज्य चलाते थे, ये जो साझा राज्य चलाने की जो भावना थी, ये ऐसा नहीं था कि मतलब अनंत काल से चली आ रही हो, नहीं। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी, यानी इन लोगों के कठिन परिश्रम से ये निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद जो है अस्तित्व में आए। देखिए, ये कहना चाहता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन घटनाओं पे प्रकाश डालेगा, मतलब उन घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनसे यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद जो शब्द है, यह अस्तित्व में आए। देखिए, यहाँ कुछ दिया है, पहले ये देख लेते हैं। ऑर्नेस्टो रेनन ने क्या लिखा है, राष्ट्र आखिर है क्या। तो देखिए, अगर जानना चाहेंगे, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं ऑर्नेस्ट रेनन। उन्होंने 1882 में शावान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान किया, एक भाषण दिया, बताया कि राष्ट्र की अपनी समझ को उन्होंने प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान जो था एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था राष्ट्र है क्या। इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जैसे लोगों का मानना है कि अगर कोई राष्ट्र बनाना है तो उसमें समान धर्म के लोग, समान भाषा वाले लोग या समान नस्ल वाले लोग होंगे, तभी राष्ट्र बनता है। इस बात का जो रेनन थे, उन्होंने कड़ी आलोचना की। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र क्या होता है, उनमें लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं, तभी आप एक राष्ट्र बन सकते हैं। अंततः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह के लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व जो है, उनका होना ही एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता जो है उसका लोप हो जाता, यानी जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती। देखिए, जनमत संग्रह क्या होता है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी मान लीजिए किसी बात को जानने के लिए कि यह बात सही है या नहीं है, उस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र के, यानी जिस क्षेत्र के लिए वो बात है या कोई चीज़ है,
उस क्षेत्र के लोगों द्वारा उस बात को पूछना, जानना कि ये चीज़ सही है या गलत है, उनकी प्रतिक्रिया जानना, ये जान लीजिए। आगे देखिए, अब आइए देखते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और जो राष्ट्र के विचार हैं वो कहाँ से आए। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट जो अभिव्यक्ति है वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई वो कब हुई? वो हुई जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। उसी के साथ राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति है वो सामने आई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस जो था एक ऐसा राज्य था जिसका संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यह फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर जो फ्रांसीसी नागरिक थे उनके समूहों में हस्तांतरित हो गई, यानी बांट दी गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही इसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अंततः एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। ई स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूहों द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, यानी राष्ट्रीय भाषा बन गई। ठीक है, देखिए, जो फ्रेंच भाषा है वो फ्रांस की राष्ट्रीय भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर जो थी यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, यानी अलग अलग शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे और इनके जो अन्य सदस्य जैसे जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और जो उनके अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे राष्ट्रवाद के विचार जो हैं आने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था जो है अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को
जो भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कें थी उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण थे, जो कंट्रोल थे, उनको हटा दिए गए। यातायात और संचार व्यवस्था जो थी उनमें सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले जो लघु उत्पादक थे वह यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। यानी जो है वस्तुओं की खरीद और जो बिक्री है उनमें आसानी होगी। यहाँ देखिए ये चित्र है, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। पहले आप लोग चित्र देख लीजिए अच्छे से। जोसेफ क्रेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के जो वृक्ष है उसका रोपण किया जा रहा है। देखिए जर्मन चित्रकार कार्ल केस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जोसेफ क्रेन शहर पर कब्जा है। फ्रांस ने जब जर्मनी के जोसेफ क्रेन शहर पर कब्जा किया था उसी की ये तस्वीर है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों का दमनकारी रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, ये मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। ये देखो ये कह रहे हैं जैसे ये फ्रांसीसी लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो जर्मनी के लोग हैं उनसे उनके सामान को छीन रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। देखिए मानक भार ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जीते हुए इलाके जो थे उनमें स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे होलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, तो जो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। आगे देखिए, ये राइनलैंड का डाकिया है, देख सकते हैं, लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। वही कह रहा है, यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी उन भूभावों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब ये हार चुका था। अच्छा, जैसे ये नेपोलियन को दिखाया गया है इसमें दर्शा के कि उसको एक डाकिये के रूप में दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि उसके थैले से चिट्ठी गिर रही है और चिट्ठी गिरने का मतलब वो जिन क्षेत्रों को हार चुका है, इसमें से जो गिर रहे हैं वो उन क्षेत्रों को हार चुका है। हर चिट्ठी गिरते चिट्ठी के साथ वो हर एक क्षेत्र को हारते जा रहा है। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासक स्वायत्त क्षेत्र में थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले जो थे वो ज़्यादा थे।
हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों के यानी अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग जो था वो पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे मतलब किसान वर्ग रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियों में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की तरह ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीति एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व जो था वो केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, और इस निष्ठा के माध्यम से भी एक क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इस निष्ठा के माध्यम से ही एक साथ बंधे थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का जो विचार है आखिर वो कैसे उभरा, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी यही बना हुआ है। तो आइए देखते हैं। कुलीनबर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो था कुलीनबर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीनबर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। इनकी संख्या जो थी वह ज़्यादा नहीं थी। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे यानी किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे जो काश्तकार थे उन खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का जो विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। देखिए, जो पश्चिम के हिस्से थे, पश्चिम और मध्य यूरोप के, वहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो औद्योगिक उत्पादन हुआ और व्यापार में वृद्धि से क्या हुआ, इन सब चीज़ों से जो नए नए शहरों का विकास होने लगा। ठीक है, व्यापारिक वर्गों का मतलब नए नए व्यापारिक मार्गों का भी उदय होने लगा। आगे देखिए, व्यापार करने के नए नए तरीके आने लगे। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य के कुछ हिस्सों पर यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का जो आकार था 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक बहुत छोटा था। ठीक है, ये कहना ये चाहता है, देखिए राज्य के जो कुछ अन्य हिस्से थे यहाँ पर 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ क्या, लेकिन औद्योगिकरण जो है, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए जो सामाजिक समूह थे वो अस्तित्व में आने लगे। औद्योगिकरण के कारण नए नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आने लगे। श्रमिक वर्ग के जो लोग थे और मध्य वर्ग के जो लोग थे उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्रों के लोगों से बने थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का जो आकार था यानी उद्योगपतियों और व्यापारियों का जो आकार था ये बहुत छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। कहाँ पे हुआ? जो कुलीन विशेष अधिकार की समाप्ति जब हो गई तो उसके बाद जो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के जो लोग थे उनके बीच सबसे पहले राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो लोकप्रिय हुई। आगे देखिए, उदारवादी जो थे वो राष्ट्रवाद को क्या उदारवादियों के लिए जो राष्ट्रवाद का मायने हैं
वो आखिर क्या है, किस प्रकार वो लोग राष्ट्रवाद को समझते थे और क्या समझते थे। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। देखिए, बाजार के लिए जो उत्पादन है, बाजार का जो अस्तित्व है वो किस पे डिपेंड है, उत्पादन पर। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ। हमने शायद ये पढ़ लिया क्या, हाँ देखिए ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पढ़ना था ना। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवादी से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लैटिन शब्द के लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवादी का क्या अर्थ है, आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानूनों के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद जो था वो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। वो लोग चाहते थे कि जो निरंकुश शासन है यह समाप्त हो जाए, और ये जो पादरी वर्ग को जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं ये सब समाप्त कर एक ऐसे संविधान का निर्माण हो और एक ऐसे संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार बने जिसका चुनाव जनता करे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी जो प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहाँ मत देने और चुने जाने का जो अधिकार था केवल जो संपत्तिवान पुरुष थे उनको ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मत अधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मत अधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने, यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी, समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था, उनको खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी, जो मध्य वर्ग थे उनकी यह मांग थी कि हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें और नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम हैं उनके अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्य का, देखिए ये कह रहा है कि जो आर्थिक क्षेत्र में या उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर जो राज्य का कंट्रोल था उसको ये लोग खत्म करना चाहते थे। वो लोग खत्म करना चाहते थे, जो मध्य वर्ग था उनकी मांग थी कि जो यार आवागमन पर, बाजार पर, आर्थिक क्षेत्रों में जो राज्यों का जो कंट्रोल है उसको खत्म कर दिया जाए। मध्यम वर्ग के लोगों की ये मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। मान लीजिए नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपनी माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी, अंततः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता,
मेंज में 55.1 सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फाइवर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यानी अलग अलग क्षेत्रों में जाने पर जो ये नाप तोल का तरीका था ये कम और ज़्यादा हो जाता था, जिससे व्यापारियों को दिक्कत होती थी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का जो आवागमन हो वह बाधा रहित तो यानी उसमें कोई बाधा नहीं हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की जो संख्या थी वो 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता जो थी वो बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण की सहायक बनाया। देखिए, जो रेलवे लाइन बिछा दी गई, जो रेलवे के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो गई, उससे जो था जो गति थी वो तेज हो गई और जो आर्थिक हितों के लिए राष्ट्र को एकीकरण के लिए सहायक हुआ। उस समय पनप रही जो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाएं थीं, उनको आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और मजबूत बना दिया। इन सारी समस्याओं की वजह से जो लोगों के मन में एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न होने लगी, यानी राष्ट्रीय भावनाओं का उदय होने लगा। – 1815 में नेपोलियन के हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की जो भावना थी उससे प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक जो संस्थाएं हैं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। मतलब यार, जो आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक युग है, वो जो निरंकुश राजतंत्र हैं उनको और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए जो उदारवादी वर्ग के लोग थे वो लोग ऐसा शासन नहीं चाहते थे, इससे कतरा रहे थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की जो वियना संधि थी उनको तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी नेपोलियन के समय में फ्रांस ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया था उनको उनसे छीन लिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, यानी नए नए राज्यों को बना दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस जो है वो विस्तार न कर सके। अंततः उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया।
इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति को बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी जिनमें स्वतंत्रता और मुक्ति की भावना प्रदान करने की शक्ति थी, वे लोग उन सब पे कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। आगे देखिए, ये वो है, ये लोग मान लीजिए मीटिंग कर रहे हैं, कोई बैठ के किसी बात पे चर्चा की जा रही है। आज पेंटिंग बनाई गई, इसका क्या नाम है, ये चिंटको क्लब बनाया गया है, 1820 के आसपास बनाया गया था। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है। ये देखिए क्लब के नियम जो है इस बोर्ड पे लिखे गए हैं, उन्हीं के बारे में ये बता रहा है। ये क्या करेंगे पढ़ के, आगे देखिए। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन जो थे वो अस्तित्व में आए, यानी उभर गए, नए नए संगठन बन गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। वो लोग चाहते थे कि एक ऐसे राज्य की स्थापना हो जिसमें राष्ट्र की भावना हो। ये जो लोग, जो जनता है वहाँ की, उनको वो सभी लोग राष्ट्र को अपना समझे, एक राष्ट्र समझे, एक राष्ट्र में सभी लोग एक समान रहें, जिनके लिए समान अधिकार हो, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब सबके लिए समान हो। ऐसे ही वो व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पी मैस्सिनी। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था माशेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी। अंततः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत कर गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैस्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैस्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये मैस्सिनी है। 1833 में बर्न में उसने यंग यूरोप की स्थापना की थी। वही ग्रुप बैठ के चर्चा कर रहा है। आगे देखिए। क्रांतियों का युग कब से रहा? 1830 से 48 के बीच का जो समय रहा वो क्रांति का युग रहा। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने
अपनी ताकतों को और मजबूत बनाने की कोशिश की। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद, राष्ट्रवाद, ठीक है, क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह जो है फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम, मतलब जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप जो है उसको सर्दी और जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जो यूके था वो नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए जो संघर्ष था वह 1821 में ही आरंभ हो गया था। यूनान में अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। अब देखिए, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्यों को एकत्र करने का जो उद्देश्य है वह केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था। देखिए, जो स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया या जो स्थानीय लोक साहित्यों को एकत्र करने का उद्देश्य था, वो केवल जो प्राचीन राष्ट्रीय भावना थी उसको वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश जो थे निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू हुआ था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगति और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुपस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष को अपने ऑपेरा और संगीत से गुणगान किया और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया।
भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी के कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया जेल भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में अब देखी जाने लगी। ये देखिए ग्रिम बंधुओं की क्या कहानी है, देख लेते हैं। ग्रिम्स फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम बंधुओं का जन्म 1785 और 1786 में हुआ। जर्मनी के हैनाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो लोक कथा उनकी जानकारियों में आती थी उसे लिखकर रख लेते थे। यह कहानियाँ बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। ये कहानियाँ जो थी बच्चे और जो बड़े थे वो लोग समान रूप से पसंद करते थे। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु जो थे फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति हैं। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वो फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। अब आगे देखिए, यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। जो 1830 का दशक था यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद जो है उपलब्ध जो रोजगार से अधिक हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़ों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीपियों को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अगर किसी वर्ग जो है महंगाई बढ़ जाए या फसल खराब हो जाए तो शहरों में जो गरीबी है या गांवों में जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ये कृषक विद्रोह जो हुआ था उसी की तस्वीर है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। मेरे गले में दर्द है यार, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए। 1848 में एक ऐसा ही वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मत अधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने
सिलेसिया के एक गांव की घटनाएं इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की जो हालत है वो खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की जो कीमतें हैं उनको गिरा दी हैं। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गईं। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी जो नफीस चीज़ें थीं वो तोड़ दी। एक नए गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े और भंडार को लूटकर उसे तार-तार कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। वो 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से वापस लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। अब धीरे धीरे विद्रोह जो फैल रहा था। अब देखिए अब 1848 में क्या हुआ, उदारवादियों ने कैसे क्रांति किया। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मत अधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों से जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर से मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला कर लिया। अब हुआ क्या, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा की इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता है वो ऐसे राजा को सौंपा गया जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार जो था वो कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव जो था वो अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर कर दिया गया। असेंबली जो थी वो भंग हो गई। उदारवादी आंदोलनों के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, यानी शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान, यह असेंबली है जहाँ पे बैठक हुई थी उसी की तस्वीर है, उन्हें मत अधिकार से वंचित रखा गया, यानी महिलाओं को मत देने का अधिकार जो था वो नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होते हुए देखे, यानी महिलाएं जो थीं मात्र दर्शक बनकर यहाँ पर आई थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा था। देखिए, हालांकि रूढ़िवादी जो ताकतें थीं 1848 में
उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता था। अंततः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले जो क्षेत्रों और रूस में बूढ़ासत्व और बंधुआ मजदूरी जो थी उसको समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, यानी सहायता प्रदान की। हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के जो प्रभुत्व का रास्ता था वही साफ हो पाया था। आगे देखिए, जर्मनी और इटली का आखिर निर्माण कैसे हुआ। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों से काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौजों की ताकत ने मिलकर दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी उनको जो है उनका समर्थन जो है प्रशा के जो बड़े भूस्वामी थे उन्होंने भी किया। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो नेतृत्व था उसको संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया और 18 जनवरी 1871 को सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम्स प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की जो मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ जो थीं बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। जो इनकी जो कार्रवाइयाँ थीं प्रशा की, ये जर्मनी के लिए आगे चलकर एक मॉडल के रूप में उभरा। आगे देखिए, इटली। जर्मनी की तरह इटली भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली के 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी में क्या था, जो इटली था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमॉन्ट में एक इटालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र पर स्पेन के बुर्बुर राजाओं का शासन था। इटालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैस्सिनी ने एकीकृत इटालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया और 1831 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी थी वो सार्डिनिया पीडमॉन्ट के शासक विक्टर
इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की जो संभावनाएं थीं वह उत्पन्न करती थी। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पीडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था। सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जियुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, यानी ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचार जो धारा थी उनसे अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी नहीं सुना था। वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। जो ला टालिया थी वो विक्टर इमैनुअल की बीवी थी। ब्रिटेन का जो अजीब दास्तान, ब्रिटेन की भी देख लीजिए भाई, ब्रिटेन की दास्तान भी बता रहे अजीब था। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं थी। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निजातीय थी। इन सभी जातीय समूहों को अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्षों के बाद आंग्ल सांसद ने, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेजी सांसद ने 1688 में राजतंत्र में ताकत जो था, राजतंत्र से जो ताकत थी उसको छीन लिया और संसद जो है संसद जो है वो हेड हो गई, हेड समझ लीजिए। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसमें इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का जो दबदबा है वो बना रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों का जो राजनीतिक संस्थान थे उनको योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा, यानी उनको दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनको यह आज़ादी ही नहीं थी कि वो अपने राष्ट्र की जो भाषा है उसको बोल सके, या जो उनकी राष्ट्रीय पोशाक है, राष्ट्रीय ड्रेस है, उसको पहन सके। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना जो वतन था वो मजबूर होकर छोड़ना पड़ा था। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ
स्टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमेन ने 1798 में इसकी अगुवाई की और ये जो विद्रोह था यह असफल हुआ। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। जो पुराने राष्ट्र थे उनसे पहचान ही छीन ली गई, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए, जिससे वो मात्र यार एक ये समझ लिए सहायक के रूप में खाली रह गए, नाम मात्र के लिए। देखिए ये गैरीबाल्टी जो है राजा को जूते पहना रहे हैं, वही दिखाया गया है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना देखिए, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। मतलब किसी शासक को मूर्ति या चित्र के रूप में दिखाना बहुत आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? बिल्कुल सही। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ ऐसे चित्रित किया जैसे वह कई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ये देखिए इस पर नारी की छवि दी गई है ना, तो ये राष्ट्र के रूप में नारी को दर्शाया गया है। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदेशों का विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। ये जो आदेश थे, ये जो आदर्श थे, इनको किसी वस्तु के माध्यम से या किसी प्रतीक के माध्यम से दिखाया गया। आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी औजार और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसे महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए। फिल्मों में आप लोग देखते हैं, कोर्ट में तो पता नहीं, कभी मेरा कोई काम पड़ा नहीं है। वो देखते हैं जो इंसाफ की देवी बोलते हैं जिनको, उनके कानून की देवी यार, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। इसी प्रकार नारी रूप को अस्वीकार कलाकारों ने 19वीं सदी में नहीं, इसी प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह में भी स्वतंत्रता और गणतंत्र थे। लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उसके साथ संबंध स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट थे उन पर भी छापी गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाचसू जो थे अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। नए शब्द देख लीजिए। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है या दर्शाया जाता है, एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं। जैसे मतलब किसी भी कहानी के भाई दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जाहिर सी बात है, वही बात कह रहा है। ये देखिए जर्मेनिया चित्रकार फिलिप रेट ने बनाया है। चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, चूँकि ईस्ट सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, जहां मार्च 1848 में फ्लैग फ्रंट संसद बुलाई गई थी। आगे देखिए, प्रतीकों का अर्थ देखना है तो देख लीजिए। टूटी हुई जो बेड़ियाँ, उनका अर्थ होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच अगर हो तो जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का वो है। बलूच पत्तियों का मुकुट यानी बहादुरी का प्रतीक। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार लिपटी हुई जैतून की जो डाली, अगर तलवार पर जैतून की डाली लपेटी गई है तो इसका मतलब ये है कि वो शांति की चाह कर रहे हैं।
काला, लाल और सुनहरा तिरंगा का मतलब होता है कि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का जो झंडा है, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूकोस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था, यानी बैन लगा दिया था। उगते सूरज की किरण यानी एक नए युग की शुरुआत। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो अभी है आपका थोड़ा सा बचा हुआ, पढ़ाई देता हूँ। ये गतिविधियाँ हैं, इसे तो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, ये पढ़ के क्या फ़ायदा। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई एक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जैसे आजकल, पहले एक बात बताइए, जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय देखते थे सभी नेता एक साथ रहते थे, पक्ष विपक्ष की कोई बात करते थे नहीं करते, सब लोग मिलके बस देश के लिए काम करते थे। अब ये जो नेता जो हैं ये लोग अलग अलग गुटों में बट गए, जिनकी मर्जी वो पार्टी तैयार कर लेते हैं और जिनकी सरकार रहती है उनको ढंग से काम करने ही नहीं देते। यानी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने में ही निकल जाता है। उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर दूसरे कार्यकाल आ गया, फिर वही कार्य जो पहले कार्यकाल वाले थे वो भी करने लगते हैं। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को जो उनके अधीन लोग थे उनकी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। भाई अब लोग जो नेता हैं वो देखिए वो लोग क्या करते हैं, राष्ट्रवाद का नारा देते हैं और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करके उनके साथ राजनीति करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, अपनी रोटी सेकते हैं। वही बात ये भी यहाँ भी होने लगी। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मार्टिनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति थी वो काफ़ी विस्फोटक हो गई, यानी गंभीर हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं जो थी उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने जो दावे थे उनको राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे ही नहीं, किंतु तत्पश्चात विदेशी व्यक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अंततः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र जो है गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, जलते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक कठिन हो गई, इसलिए क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होने लगी। इस समय के यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकतों के लिए कंपटीशन बढ़ गई। जिस तरह बाल्कन समस्याएं आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं यानी जो कंपटीशन है वो खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आगे देखिए, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था,
साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्रीय राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। कि देखिए, लोगों के मन में सभी लोगों ने अब इस विचार को मान लिया कि अब यार राष्ट्रीय राज्यों का होना बहुत अनिवार्य है। जो राज्य हैं उनको राष्ट्र के रूप में गठित किया जाना चाहिए, बनाना चाहिए। अब सबकी सोच ऐसी ही हो गई। इन सब पे देखिए, ये सब टिप्पणियाँ हैं, इन सब पे आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है। देखिए, टिप्पणी का मतलब क्या है, आप टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने से आपको एक फ़ायदा होगा कि जो भाई मेंस में निबंध का पेपर होता है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसलिए अगर लिखना चाहें लिखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने दिन प्रतिदिन बेस्ट होते जाएंगे। तो देखिए, अच्छे से पढ़िए और पेपर आने वाले एग्ज़ाम्स 2024 देना है, 25 देना है, उसकी तैयारी अच्छे से करिए। अभी से करेंगे तभी अच्छे से होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट्स तो आप करते नहीं हैं, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे कौन से इससे पैसे कमाने, इसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी हूँ मैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए।